एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के 3 यूनिट के MCQ मैं आपको करा चुकी हूँ। तो बोन एंड कार्टिलेज के 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस रह गए थे, तो मैं आपको बाकी के 20 क्वेश्चंस इस वाली स्लाइड में कराऊंगी। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे बोला है कि 50 क्वेश्चंस रख लीजिए या क्वेश्चंस के नंबर ज़्यादा रख लीजिए। देखो, मैं हर एक टॉपिक में से ना ऐसा ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना उनको मैं ज़रूर कराऊँ। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से हमेशा मैक्सिमम ही ट्राई करती हूँ। ठीक है, लेकिन होता है कोई कोई टॉपिक ही इतना छोटा होता है कि उसमें आप 20 क्वेश्चन ही बना सकते हो, 10 क्वेश्चन ही बना सकते हो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से और क्वेश्चन बन सकते थे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं और उनको मैं स्लाइड में इंक्लूड कर लिया करूँ। ओके, उससे ना बाकी एस्पिरेंट्स का भी फायदा हो जाएगा। 30 क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बचे हुए 20 क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है हमने अभी तक कौन कौन सी यूनिट कर ली है। सेरिकल्चर की यूनिट और उसके MCQ हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारी जो यूनिट थी इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, उसका थ्योरी पोर्शन और उसके MCQ हम कर चुके हैं। बोन एंड कार्टिलेज की थ्योरी और 30 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं और आज बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद हम अप्लाइड जूलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और एक्वेटिक बायोलॉजी यूनिट भी हमारी कॉन्टिन्यूएशन में। किसी ने मुझसे ऐसा भी बोला है कि एक्वेटिक बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं कराए। एक्वेटिक बायोलॉजी अभी यूनिट स्टार्ट हुई है, उसका पहला सब टॉपिक भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब वो पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मैं MCQ कराऊंगी। ओके, तो थोड़े से पेशेंस रखने हैं आपको। उसके बाद हमारा जो 31st क्वेश्चन है वो है कि जो बोन रिसॉर्प्शन होता है, ठीक है, हमें बोन्स पढ़नी थी, उसके टाइप्स पढ़ने थे, कार्टिलेज के टाइप्स पढ़ने थे। ठीक है, उसके बाद हमें बोन ओसिफिकेशन पढ़ना था एंड बोन रिसॉर्प्शन पढ़ना था। ये हमारे सब टॉपिक्स थे। तो जो बोन रिसॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें कौन सी सेल सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट। यानी कि बोन रिसॉर्प्शन में इस सेल का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। इसका आंसर देने की ट्राई खुद कीजिए पहले। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है वो हमारी बोन फॉर्मिंग सेल होती है। ऑस्टियोसाइट होती है जब ऑस्टियोब्लास्ट हमारे मैट्रिक्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, उसको हम ऑस्टियोसाइट बुलाने लग जाते हैं। कॉन्ड्रोसाइट जो होती है वो हमारे कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो हमारी ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है वो किस में इन्वॉल्व होती है? हमारे बोन रिसॉर्प्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। क्या करती है? कैल्शियम को और अदर मिनरल्स को हमारे बोन से रिलीज कराती है। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट, C फॉर क्लास्ट एंड C फॉर कैल्शियम रिलीज। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन से टाइप का ओसिफिकेशन होता है जिसमें जो हमारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं? बोन में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जब बोन में कन्वर्ट होने लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन बोलते हैं, इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन ओसिफिकेशन बोलते हैं, या फिर मेम्ब्रेन ओसिफिकेशन बोलते हैं। तो आपको पता है या तो हमारे हाइलन कार्टिलेज जो है वो बोन में कन्वर्ट होंगे या फिर हमारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बोन में कन्वर्ट होंगे। तो जब हमारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोन में कन्वर्ट होना शुरू करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन बुलाते हैं। इसके लिए आपको है ना बोन ओसिफिकेशन वाला सब टॉपिक करना है। ठीक है, बोन वाले लेक्चर में से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ओसिफिकेशन होता है जिसमें हमारा हाइलन कार्टिलेज जो है वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है? अभी हमारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू अगर हमारे बोन में कन्वर्ट हुए उसको हमने बोला इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन। और अगर हमारा हाइलन कार्टिलेज जिससे हमारा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बना होता है, स्केलेटन बना होता है, वो अगर हमारा बोन में ओसिफाई होना शुरू हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन कहते हैं इसको हम। ठीक है, एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन में क्या होता है? हमारा हाइलन कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाता है बोन के अंदर। ठीक है, और अगर हमारा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कन्वर्ट हो रहा है बोन के अंदर, उसको हम कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन। यही दो टाइप के ओसिफिकेशन हमने पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोन का अगर ब्रेक डाउन हो रहा है और उसके अंदर से ना कैल्शियम और अदर मिनरल्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते क्या है? बोन ओसिफिकेशन कहते हैं, बोन रिसॉर्प्शन कहते हैं, बोन मिनरलाइजेशन कहते हैं, या फिर बोन रिस्टोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से ऑप्शंस को देखना है और आंसर करने की ट्राई करना है। तो जब हमारी बोन्स में से एक्स्ट्रा मिनरल निकलने लग जाता है ताकि हमारे सीरम लेवल में कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो सके, इसको हम बोलते हैं बोन रिसॉर्प्शन। और इसमें जो सबसे सेल इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। उसके बाद है, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसके पास है ना प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं? ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। गोल्जी बॉडी,
लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर आपने सेल और सेल के ऑर्गेनेल्स के टाइप को पढ़ा है, ठीक है, और इस वाले टॉपिक में भी हमने कुछ ऑर्गेनेल्स की बात की थी, ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जिसके पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? तो आपको मालूम है जो हमारा लाइजोसोम होता है उसके पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, और वो है ना हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जो सेल्स होते हैं, डेड एंड डिकेइंग सेल्स होते हैं, उनको क्लीन करने का काम करता है। इसलिए लाइजोसोम को डाइजेस्टिव बैग भी बुलाया जाता है और सुसाइडल बैग भी बुलाया जाता है, क्योंकि जितने भी अंदर लीकिंग वाले एक्स्ट्रा मरे हुए सेल होते हैं उन सबको ये अपनी बॉडी के अंदर कर लेता है और उनको डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए इसका नाम क्या है? डाइजेस्टिव बैग भी है और सुसाइडल बैग भी, क्योंकि उन सबको खाने के बाद ये खुद को भी किल कर लेता है ना, तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो लाइजोसोम कहते हैं। यहाँ पे आप ये एक बार DSSB ने पूछा हुआ है कि डाइजेस्टिव बैग किसको बोलते हैं, ठीक है, तो लाइजोसोम को कहते हैं। उसके बाद है कि बोन रिसॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है उसको मेनली करती तो है हमारी ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ठीक है, लेकिन जो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है उसका जो बाइंडिंग, मतलब वो जाके कहाँ कौन सी सेल पे बाइंड होगा ना, उसका जो रिसेप्टर है वो किस सेल पे प्रेजेंट होता है, वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल पे प्रेजेंट नहीं होता है, कॉन्ड्रोसाइट पे होता है, ऑस्टियोसाइट पे होता है, ऑस्टियोब्लास्ट पे होता है या फिर ऑस्टियोक्लास्ट पे होता है। तो कॉन्ड्रोसाइट तो बोन्स में प्रेजेंट ही नहीं होते, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ऑस्टियोक्लास्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मैंने क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल के पास तो इसका रिसेप्टर है ही नहीं। तो बचे कौन? ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट। तो जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन का, वो जाके इससे बाइंड करता है, फिर यहाँ से और साइटोकाइनिन्स को रिलीज करता है और साइटोकाइनिन रिलीज करके एक्टिवेट करते हैं कुछ और हार्मोन्स को, और फिर जाके क्या होता है हमारी ऑस्टियोक्लास्ट सेल के अंदर से मिनरल्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट को ऐसा सेल होता है, बोन फॉर्मिंग सेल होता है, बोन फॉर्मेशन में हमारी हेल्प जो सेल करता है वो भी कौन सा होता है? ऑस्टियोब्लास्ट। और हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद है कि जब ये मिनरल्स हमारी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं उसके लिए हमारी बोन का डिस्ट्रक्शन है, तभी तो कैल्शियम रिलीज हो पाएगा, बाकी के जो सॉल्ट है वो रिलीज हो पाएंगे, ठीक है। तो कौन से ऐसे एसिड्स है जो प्रेजेंट होते हैं? टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर बोथ 2 और 3। तो जब मैंने आपको ये थ्योरी क्लास कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि 2 ऐसे एसिड प्रेजेंट है, तो कौन है? सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं डिस्ट्रक्शन में। तो जो सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड होते हैं वो हमारी बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? कैल्शियम रिलीज में हेल्प करते हैं सेल को डिस्ट्रक्ट करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपको पता है हमारे जो बोन्स होते हैं उनके लिए है ना हमारे विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और बोन हेल्थ में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और हमारी टीथ हेल्थ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी, मैंने ना विटामिन के ऊपर आपको एक क्लास कराई हुई है, ठीक है, DSSB के प्लेलिस्ट में मैंने उसे डाला हुआ है, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको इनके सबके साइंटिफिक नेम बताए। तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आपके विटामिन से है ना जीके में भी क्वेश्चन आता है और आपसे साइंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जब बोन की ग्रोथ हो रही होती है तो अगर है ना बोन की लंबाई बढ़ रही है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अगर है ना मेरी बोन में ग्रोथ हो रही है जो किस में हेल्प कर रही है? मेरी बोन की लंबाई की बढ़ने में मदद कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कहते हैं, ट्रांसवर्स ग्रोथ कहते हैं, इंटरस्टिशियल ग्रोथ कहते हैं या फिर अपोजिशनल ग्रोथ कहते हैं। तो जब है ना हमारी बोन की लंबाई बढ़ती है, ठीक है, तो इस प्रोसेस का एक नाम होता है, स्पेशल नाम होता है, वो नाम क्या है? इंटरस्टिशियल ग्रोथ की बात हो रही है। इंटरस्टिशियल ग्रोथ हो रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हमारी जो बोन है उसकी लंबाई बढ़ रही है, लेंथ में इंक्रीज हो रही है, हमारी हड्डी की लंबाई बढ़ रही है, तो इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद है कि बोन ग्रोथ, मतलब आपकी हड्डियों की जो है ना वो ग्रोथ हो रही है, लेकिन इस बार है ना उसकी लंबाई बढ़ने पे हमारा ध्यान नहीं है, उसकी चौड़ाई बढ़ने पे, उसकी थिकनेस, यानी कि वो और ज्यादा मोटी होए, चौड़ी होए, ठीक है, उसके लिए जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, ट्रांसवर्स ग्रोथ, इंटरस्टिशियल ग्रोथ या फिर एपोजिशनल ग्रोथ। तो जब है ना हम लंबाई बढ़ाना चाहते हैं उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल ग्रोथ, जिसमें है ना अंदर से ही हड्डी की फ्रॉम विद इन ये जो है ग्रोथ बढ़ाती है। और अगर हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो ए पोजिशनल ग्रोथ की बात होती है, ठीक है। तो ए पोजिशनल ग्रोथ में क्या होता है? आपकी चौड़ाई बढ़ रही होती है, आपकी हड्डी की चौड़ाई बढ़ रही होती है। उसके बाद है ऑस्टियोक्लास्ट सेल, जो हमारी बोन रिसॉर्प्शन में
हेल्प करती है। मैंने आपको बताया ना सबसे मेजर सेल जो होती है बोन रिसॉर्प्शन के प्रोसेस में, उसके अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं ये क्वेश्चन पूछा है। एक न्यूक्लियस होता है, दो होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, या फिर बिना न्यूक्लियस के होती है। तो आपको पता है जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है, मैंने आपको कई बार बताया था थियरी क्लास में, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है ये, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती है। कौन सी सेल? हमारी ऑस्टियोक्लास्ट सेल, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बोन रिसॉर्प्शन के प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कार्टिलेज होता है जिसकी अपीयरेंस है ना बहुत ही शाइनिंग होती है, ग्लासी सी अपीयरेंस होती है, ग्लॉसी सा अपीयरेंस होता है, क्योंकि इसके अंदर है ना फाइबर्स प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही शाइनिंग है, बहुत ही ग्लॉसी है, ठीक है। तो कॉन्ड्रिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड हाइलिन कार्टिलेज। तो आपको पता है कॉन्ड्रिन कार्टिलेज नाम का कोई कार्टिलेज ही प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा किस्म के अंदर होता है, हाइलिन कार्टिलेज के अंदर होता है। हाइलिन कार्टिलेज जो होता है वो बहुत ही ग्लॉसी, बहुत ही शाइनी दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर है ना फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और कौन से टाइप के कोलेजन से बना होता है ये? टाइप 2 कोलेजन से बना होता है। हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो टाइप 2 कोलेजन से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कार्टिलेज होता है जिसकी वजह से हमारा जो नोज है, हमारे जो नोज की टिप है वो बनी हुई है, हमारा जो कान है उसके जो पिन्ना और लोब वाला रीजन है, जो जो कार्टिलेज इनसे मिलके बना हुआ है, ठीक है। और एपिग्लोटिस, यानी कि इन सब ऑर्गन्स में कौन सा कार्टिलेज यूज हुआ है? हमारा जो एपिग्लोटिस है उसके अंदर कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है, हमारी जो टिप है नोज की उसमें कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है, और लोब्स और पिन्ना में हमारे ईयर के कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है? कॉन्ड्रिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज या फिर हाइलिन कार्टिलेज। तो मैंने आपको अभी बताया कॉन्ड्रिन कार्टिलेज कोई कार्टिलेज ही नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है उस सब से मिलके बने हुए हैं हमारे ये बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कार्टिलेज है जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस, आर्टिकुलेटिंग वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट में हेल्प करना, यानी कि आपका नी जो है वो मूव कर पा रहा है, उसका जो मूवमेंट है वो किस कार्टिलेज की प्रेजेंस की वजह से? हमारा बैकबोन और प्यूबिक एरिया जो होता है वहाँ पे कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है? तो कॉन्ड्रिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज। तो ये सब है ना हमारे बॉडी के जो आर्टिकुलेशन में हेल्प करने वाला कार्टिलेज है वो कौन है? फाइब्रो कार्टिलेज है, ठीक है। और इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे जो नोज की टिप है, हमारे जो ईयर पिन्ना है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है? इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे जो नाक का सेप्टम है, नोज सेप्टम हम किसको कहते हैं? देखो आपका जो नोज है उसको है ना बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, नोज ब्रिज बना हुआ है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? सेप्टम यूज होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने नोज सेप्टम पायर्सिंग भी करा रखी होती है, ठीक है। उसको जो हमारा नोज का सेप्टम है, अभी मैंने बताया टिप तो मिलके बनी हुई है हमारी इलास्टिक कार्टिलेज से, लेकिन जो नोज का सेप्टम है वो किसी और कार्टिलेज से मिलके बना होता है, तो वो किससे बना हुआ है? कॉन्ड्रिन कार्टिलेज से, फाइब्रो कार्टिलेज से, इलास्टिक कार्टिलेज से या फिर हाइलिन कार्टिलेज। तो हमारा जो नोज का टिप है वो बना हुआ है हमारा इलास्टिक कार्टिलेज से, लेकिन जो हमारा नोज का सेप्टम है वो बना हुआ है हाइलिन कार्टिलेज से। उसके बाद पूछा गया है, जो रेड बोन मैरो होती है, जो हमारी बोन के अंदर प्रेजेंट होती है, वो कहाँ पर होती है? हमारी जो बोन की एजिस है वहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो हमारी बोन का सेंटर है वहाँ पर प्रेजेंट होती है, एजिस के जस्ट बाहर प्रेजेंट होती है, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है हमारी जो बोन मैरो है वो हमारे बोन के सेंटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारी रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऐसी कौन सी मैरो है जो इमरजेंसी सिचुएशन में ना खुद को रेड बोन मैरो में कन्वर्ट कर लेती है, यानी कि अगर मेरी बॉडी के अंदर है ना खून की कमी हो गई है, मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई बीमारी हो गई है जिसके अंदर है ना ब्लड नहीं बन रहा है, तो ये है ना ये वाली मैरो क्या करती है? खुद को रेड बोन मैरो में कन्वर्ट कर लेती है और ब्लड प्रोडक्शन शुरू कर देती है। तो कौन सी मैरो होती है? ब्लू मैरो, पर्पल कलर की मैरो, पिंक मैरो या फिर येलो कलर की मैरो। तो आपको पता है हमारी बोन के अंदर दो टाइप की मैरो होती है, एक तो होती है रेड बोन मैरो, एक और कलर की मैरो होती है, देखते हैं आप बता पाएंगे ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है येलो मैरो। तो येलो मैरो क्या करती है? इमरजेंसी सिचुएशन में खुद को रेड बोन मैरो में कन्वर्ट कर लेती है और हमारी ब्लड बनाने में मदद करती है, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में से। नेक्स्ट है हमारी बोन के अंदर है ना इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों प्रेजेंट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, तो उनका परसेंटेज क्या क्या है? दोनों के दोनों 50-50% है,
60-40% है, 40-60% है, 80-20% है। तो आपको रिस्पेक्टिवली बताना है, यानी कि पहले आपको इनऑर्गेनिक की परसेंटेज बतानी है, फिर आपको ऑर्गेनिक की परसेंटेज बतानी है, ठीक है। तो आपको पता है इनऑर्गेनिक जो होता है वो होता है 60% और ऑर्गेनिक होता है 40%। तो देखो आपको रिवर्स करके भी दे सकते हैं थर्ड ऑप्शन में जैसे मैंने लिखा है, लेकिन आपको याद रखना है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कम होता है। तो 60% हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, 40% हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उसके बाद है कि येलो मैरो का फंक्शन आपको बताना है कि इसका क्या ये सही फंक्शन है या इनमें से कोई फंक्शन है ही नहीं। तो ये फैटी टिश्यू को स्टोर करती है, लिपिड्स को स्टोर करती है, ओनली वन, ओनली टू, नाइदर या फिर बोथ। तो आपको पता है इसका कलर येलो इसलिए होता है क्योंकि येलो फैटी एसिड एंड लिपिड्स को स्टोर करने का काम कौन करता है, हमारी येलो मैरो करते हैं। ये दोनों के दोनों इसका फंक्शन होता है, इसका कलर भी येलो इसी वजह से आता है, ठीक है। और ये अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है इमरजेंसी सिचुएशन में रेड बोन मैरो में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है। रेड ब्लड सेल्स को बनाना, वाइट ब्लड सेल्स को बनाना, प्लेटलेट्स को बनाना, सारे के सारे सही हैं, कोई भी सही नहीं है, ओनली 1 and 3, ओनली 2 and 3। तो आपको पता है रेड बोन मैरो क्या करती है, हमारे ब्लड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। और हमारे ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सस्पेंडेड पार्टिकल, ठीक है। तो प्लाज्मा और सस्पेंडेड पार्टिकल में कौन कौन आते हैं, हमारे WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। तो ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं, हमारी रेड बोन मैरो के हैं, ठीक है। और रेड बोन मैरो हमारी ब्लड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। थैंक यू। आई होप आपको इस में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले मैं आपको सेरिकल्चर के MCQ करा चुकी हूँ, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज़ के MCQ करा चुकी हूँ और 30 MCQ हम बोन एंड कार्टिलेज के भी कर चुके थे। आज हमने टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। 30 मैं आपको पहले पार्ट में करा चुकी हूँ, पार्ट 2 में मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कराए हैं। हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो भी आपका फीडबैक है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।